जय हिंद दोस्तों। एक दो दिन वीडियो मिस कर दिए थे कुछ काम की वजह से, और आज हम फिर एपिसोड नंबर 6 के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम फिर इस नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक का जो नाम है वह है नाभिकीय रिएक्टर, क्योंकि इसके पहले क्लास में हमने नाभिकीय विखंडन पढ़ा था। और नाभिकीय विखंडन दो प्रकार के होते हैं, एक नियंत्रित और एक अनियंत्रित। ये हम लोगों ने पढ़ा था। नियंत्रित में क्या था, जिसके ऊर्जा को हम लोग नियंत्रित कर सकते थे, और अनियंत्रित क्या था, जिसके ऊर्जा को नियंत्रित करना मुश्किल है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नाभिकीय रिएक्टर। ये नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है, पहले हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। नाभिकीय रिएक्टर एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा क्या किया जाता है कि नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी कि हम किसी भी ईंधन जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, जो भारी नाभिक है, उसे क्या करते हैं, उस रिएक्टर में विखंडित करते हैं। नाभिकीय विखंडन कराया जाता है, नियंत्रित विखंडन किया जाता है, और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, गर्मी प्राप्त होती है, उसे हम ऊष्मा विनिमायक हीट एक्सचेंजर की सहायता से बॉयलर में ले जाते हैं। बॉयलर में ले जाते हैं जिसमें पानी भरा रहता है। उस पानी को गर्म किया जाता है, और गर्म होने पर उसे भाप निकलता है, और भाप को एक पाइप के सहारे हम टरबाइन में भेजते हैं। टरबाइन में जो जनरेटर में लगा हुआ रहता है, तो टरबाइन में जैसे ही भेजते हैं तो उसका जो पंखी है वो घूमने लगता है तेजी से। जितना स्पीड से भाप जाएगा उतना तेजी से घूमेगा, और जैसे ही टरबाइन घुमा तो उससे जनरेटर लगा रहता है, जनरेटर से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो हम इसको किस तरह से देखेंगे और ये सारी प्रक्रिया किस तरह से होती है, इसे हम यहाँ देखने वाले हैं। इस नाभिकीय रिएक्टर को जो सबसे पहला आविष्कारक माना जाता है वो फर्मी को माना जाता है। एक वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक फर्मी, उन्होंने इनकी कल्पना किया। तो हम लोग देखते हैं कि ये है क्या, इसे हम कैसे परिभाषित करेंगे। इन नाभिकीय रिएक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत से एग्जामों में इसे पूछा जाता है। बिहार बोर्ड में भी कई बार पूछा है। नाभिकीय रिएक्टर, जिसे परमाणु पुंज भी कहा जाता था, नाभिकीय रिएक्टर या परमाणु पुंज, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर और एटॉमिक पाइल कहा जाता है। इसको क्या कैसे परिभाषित करेंगे कि नाभिकीय रिएक्टर वह युक्ति है, यानी यंत्र है, जिसके द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यानी नाभिकीय ऊर्जा को किस में बदलेंगे, विद्युत ऊर्जा। अब किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अभी तुरंत बताया कि यह नाभिकीय विखंडन की नियंत्रित अभिक्रिया पर आधारित होता है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित रहता है, यानी कि अगले बार हर एक अगले विखंडन में न्यूट्रॉन की संख्या समान रहेगी, ऊर्जा नियंत्रित होगी, उसी को कहते हैं नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अब इसकी बनावट कैसे देखेंगे, तो बनावट में सबसे पहले हम यहाँ फिगर पर नजर डालते हैं, जिसे हमने पहले से बना रखा है समय बचाने के लिए। अब हम देखते हैं, ये सबसे बड़ा एक रूम होता है, एक कोस्ट चैम्बर है, कंक्रीट का बना होता है। ये जो है एक रूम है जो कंक्रीट का बना है, जो कंक्रीट की दीवार है, इसकी एक रूम है बहुत बड़ा। अब इसके अंदर एक और चैम्बर है, जिसके अंदर शीतलक भरा रहता है। शीतलक के रूप में क्या, इस ऊष्मा को अवशोषित करके आगे भेजने के लिए ये शीतलक रहता है। यानी शीतलक क्या करेगा, इसमें जो विखंडन होगा उसको अवशोषित करेगा। शीतलक के रूप में हम जल या फिर CO2 या नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं। अब इसके और अंदर आते हैं, ये जो चेंबर दिख रहा है यही ओरिजिनल दहन कोष्ठ है। इसी में कंबसन होगा, दहन होगा, विखंडन होगा। इसके अंदर ये 1 2 3 4 इस तरह से हमने यूरेनियम को दिखाने का, ईंधन को दिखाने का प्रयास किया है, जिसमें कोई जरूरी नहीं इतना ही हो, और भी डाल सकते हैं। इसमें
ईंधन डालने की यूरेनियम का रॉड रहता है जिसको अंदर प्रवेश करने की व्यवस्था रहती है, चाहे ऊपर से या नीचे से कहीं से। ये 1 रॉड, 2 रॉड, 3 रॉड, 4 रॉड ये है प्रवेश कराने की व्यवस्था रहता है। जो ईंधन है यही ईंधन के रूप में विखंडित होगा। इसमें क्या क्या रह सकता है? यूरेनियम रह सकता है, थोरियम रह सकता है, प्लूटोनियम रह सकता है, जो ईंधन का काम करेगा। अब बताए थे कि जैसे ही इसमें विखंडन होगा न्यूट्रॉन निकलेगा। तो न्यूट्रॉन हमको कितना चाहिए? हर एक विखंडन में 1 चाहिए, 2 चाहिए। अगर हर एक विखंडन में 1 चाहिए या कितना न्यूट्रॉन चाहिए, उसको इस कैडमियम रॉड की सहायता से नियंत्रित किया जाता है। ये नियंत्रक है जो क्या करता है? अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेगा। ये 1, 2, 3 दिखाए हैं और भी डाल सकते हैं। और ऊपर से पकड़ने की, खींचने की व्यवस्था रहता है। इसको आगे पीछे खिसकाया जा सकता है। अगर हमको कम न्यूट्रॉन चाहिए तो और नीचे खिसकाएंगे जिससे ज्यादा अवशोषित करेगा इसे, इसके अंदर का न्यूट्रॉन, और ऊपर खींचेंगे तो कम न्यूट्रॉन को अवशोषित करेगा। यानी ये न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। इसमें कैडमियम या बोरॉन छड़ का प्रयोग किया जा सकता है। इसको आगे पीछे खिसकाने की व्यवस्था रहती है। और चूंकि न्यूट्रॉन तीव्र गति से निकलेगा तो उसकी गति को कम करने के लिए इसके अंदर ये जो डॉट डॉट दिखाया गया है, ये सब इसके अंदर भारी जल यानी मंदक डाल दिया जाता है। यानी तीव्र गति से जो निकलेगा उससे भारी जल से टकरा टकरा के उसकी गति कम हो जाएगी। तो इसमें मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? भारी जल। भारी जल के जगह ग्रेफाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये क्या करेगा? जो न्यूट्रॉन की गति है उसको कम करेगा। जैसे हम लोग रोड पे ज्यादा स्पीड में चल लेते हैं, वही पानी में चलते हैं तो स्पीड हम लोगों का क्या होता है? घट जाता है। सेम वही प्रक्रिया यहाँ है कि जो न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया गया है। अब ये क्या है? अब इसके अंदर जो विखंडन होगा तो बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी। अब ऊर्जा मुक्त होगी तो क्या होगा कि इस ऊर्जा को यह शीतलक ग्रहण करेगा। शीतलक जो है रेड कलर का जो पानी की तरह दिखाया गया है, ये जल ही रहता है। तो ये शीतलक क्या करेगा? उस ऊष्मा को अवशोषित करेगा। और ये शीतलक से एक पाइप नीचे इधर आया है। इस रास्ते से ये शीतलक की गर्मी, मतलब इसके अंदर की गर्मी को जो शीतलक अवशोषित किया, वो इस रास्ते से होते हुए यहाँ आएगी या इधर से भी आ सकती है। अब यहाँ क्या किया जाता है? इसके गर्मी को जो ये लाया है शीतलक, इसको हम एक बॉयलर में डाल देते हैं। बड़ा सा टंकी रहता है, उस टंकी के अंदर हम इसको जिग-जैग करके ले जाते हैं इसके थ्रू। अब क्या होता है? इसके अंदर जो पानी है, बॉयलर में क्या भरा है? पानी भरा। अब बॉयलर का पानी क्या होगा? इसकी गर्मी को अवशोषित करके गर्म हो जाएगा। और जब गर्म होगा तो क्या बनेगा? बहुत बड़ा टंकी रहता है, बहुत ज्यादा गर्मी इसके अंदर आ रहा है विखंडन से, तो ये पानी भाप बनना शुरू हो जाएगा। और मानते हैं इधर से भाप निकलने की व्यवस्था है। इधर से जितना ज्यादा ये गर्म होगा उतना अतिरिक्त तेजी से भाप इधर आएगा। और भाप तेजी से जब इधर इससे गर्म होने पर यह भाप जो बनता है, ये तेजी से तीव्र गति से इधर आता है। और यहाँ पर एक चैम्बर में टरबाइन लगा रहता है। इस टरबाइन से जब टकराता है तो इसके चक्की को ये घुमाने लगता है। और इससे जुड़ा रहता है जनरेटर। तो टरबाइन के घूमने से जनरेटर में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? विद्युत ऊर्जा, करंट प्राप्त होगी हमें। अब ये तीव्र गति से जो भाप इससे टरबाइन से टकराया, तो अब इस जैसे ही स्थिर होगा, टकराने के बाद क्या होगा? थोड़ा गति कम हो जाएगी। अब वो धीरे धीरे द्रव में बदलकर नीचे आएगा। और यहाँ एक संघनक लगा रहता है, कूल कंडेंसर लगा रहता है, जो इस पानी को क्या करेगा? ठंडा करके फिर से इसी में डाल देगा। फिर पानी गर्म होगा, भाप बन के फिर इसे टकराएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये ठंडा करेगा, फिर जल इधर जाएगा। यही प्रक्रिया चलती रहता है। मेरा सारा सिस्टम जो है बस इस टरबाइन को घुमाने के लिए किया गया है। तो अब हम इसको देखते हैं, इसके सारा सिस्टम को समझ लेते हैं। ये जो बाहर से घेरा दिया गया है, क्योंकि इसके आसपास जो मजदूर काम करेंगे तो इसके रेडिएशन से वो बीमार ना हो जाए, उनकी मृत्यु ना हो जाए, इसलिए ये सुरक्षा कवच के रूप में ये कंक्रीट चैम्बर दिया जाता है। तो क्या कहेंगे हम कि नाभिकीय रिएक्टर में एक दहन कोष्ठ होता है जिसके अंदर यूरेनियम
नाभिक का विखंडन किया, यूरेनियम ईंधन का विखंडन किया जाता है। इसके बाहर एक और चैम्बर रहता है जिसमें शीतलक भरा रहता है। इसके बाहर एक कंक्रीट का कंप्लीट चैम्बर रहता है। अब न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए नियंत्रक लगा रहता है। न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए इसके अंदर भारी जल भरा रहता है। एक हीट एक्सचेंजर है जो इसकी गर्मी को ले जाके बॉयलर में ले जाएगा। अब बॉयलर में पानी गर्म होगा, भाप बनेगा, टरबाइन घूमेगा और फिर विद्युत ऊर्जा प्राप्त होगी। ये सिस्टम था हमारा। तब हम इसको एक एक करके पॉइंट वाइज लिखाते हैं। इसके बनावट में ये पूरे फिगर बना देंगे, उसके बाद लिखेंगे इसके प्रमुख भाग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं, पहले इस फिगर को बना लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब फिगर बनाने के बाद हम लोग एक एक पॉइंट का वर्णन करते जाते हैं। इस वर्णन को लिखेंगे नहीं, साथ में ही बोल के लिखा देते हैं। जिसको हमने समझाया बस उसको पॉइंट वाइज करके लिखा देते हैं। तो हम लिखेंगे नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भाग निम्नलिखित होते हैं। अगर स्पीड कम या ज्यादा लगे तो स्पीड को कम या ज्यादा करके आप लोग लिख सकते हैं। नाभिकीय रिएक्टर के प्रमुख भाग निम्नलिखित होते हैं। पहला लिखेंगे विखंडनीय ईंधन। विखंडनीय ईंधन डैश देके लिखेंगे नाभिकीय रिएक्टर में विखंडनीय ईंधन के रूप में यूरेनियम या थोरियम या प्लूटोनियम जैसे भारी तत्व लिया जाता है। भारी तत्व लिया जाता है जिसका विखंडन या दहन कोष्ठ में किया जाता है। जिसका विखंडन या दहन कोष्ठ में किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे मंदक या मॉडरेटर। मंदक या मॉडरेटर डैश देके लिखेंगे दहन कोष्ठ के अंदर विखंडन से प्राप्त न्यूट्रॉन की गति तीव्र होती है। जिसकी गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में भारी जल या इसके जगह ग्रेफाइट भी प्रयोग कर सकते हैं। मंदक के रूप में भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक या विमंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल या ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम जैसे भारी तत्व। आगे लिखेंगे तीसरा पॉइंट शीतलक या कूलेंट। शीतलक या कूलेंट डैश देके लिखेंगे दहन या विखंडन से प्राप्त ऊष्मा को शीतलक ब्रैकेट में लिख लेंगे जल CO2 कॉमा देके जल CO2 या
नाइट्रोजन। ये तीनों में कोई भी प्रयोग कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने जल लिया है, तीनों ब्रैकेट में लिख लेंगे। शीतलक, ब्रैकेट वाला छोड़ के पढ़ते हैं, शीतलक अवशोषित करता है, शीतलक अवशोषित करता है और उसे यानी किसको, उष्मा को, और उसे उष्मा विनिमायक या हीट एक्सचेंजर, ये जो आया है पाइप, ये क्या है, हीट एक्सचेंजर है, हीट को उधर से लेके इधर लाएगा यह शीतलक। उष्मा को हीट एक्सचेंजर की सहायता से बॉयलर में पहुंचाता है, हीट एक्सचेंजर की सहायता से बॉयलर में पहुंचाता है। फिर से इस लाइन को देख ले, इस लाइन को मिला लीजिए। विखंडन से प्राप्त उष्मा को शीतलक ग्रहण कर उष्मा विनिमायक की सहायता से बॉयलर में पहुंचाता है। कहां पहुंचाता है, बॉयलर में पहुंचाता है। अब बॉयलर में देखते हैं, अब अगला हेडिंग दे देंगे, एक बॉयलर भी दे देते हैं, डी नंबर में बॉयलर, बॉयल करने बॉयलर। डैश देके लिखेंगे बॉयलर। बॉयलर डैश देके लिखेंगे, बॉयलर हीट एक्सचेंजर या उष्मा विनिमायक की उष्मा को अवशोषित कर पानी को गर्म करता है। तो नहीं, ऐसे नहीं लिखना, बॉयलर में लिखेंगे डैश देके। बॉयलर में उपस्थित पानी, बॉयलर में उपस्थित पानी उष्मा विनिमायक की उष्मा को अवशोषित कर, उष्मा विनिमायक की उष्मा को अवशोषित कर गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है और गर्म होकर भाप में बदलने लगता है, गर्म होकर भाप में बदलने लगता है। यह भाप तीव्र वेग से टरबाइन से टकराता है, यह भाप तीव्र वेग से टरबाइन से टकराता है और तीव्र वेग से टरबाइन से टकराता है और टरबाइन के घूमने से जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। आगे लिखेंगे, अब दे देंगे, एक पॉइंट और ले लेते हैं, संघनक, डी नंबर में क्या दे देंगे, संघनक। हमने कार्य प्रणाली को भी साथ साथ ही लिख दिया है, संघनक। आगे लिखेंगे, संघनक में डैश देके कंडेंसर में, टरबाइन से टकराने के बाद जल द्रव धीमा होकर, टरबाइन से टकराने के बाद जल भाप, टरबाइन से टकराने के बाद भाप धीमा होकर जल में बदल जाता है, टरबाइन से टकराने के बाद भाप धीमा होकर जल में बदल जाता है और संघनक में पहुंचता है। संघनक उसे ठंडा करके वापस बॉयलर में भेज देता है और यही प्रक्रिया चलते रहती है, बॉयलर में भेज देती है और यही प्रक्रिया चलती रहती है। कार्य प्रणाली को अगर अलग से लिखे तो लिख भी सकते हैं, या हमने साथ साथ ही लिखा दिए, कार्य प्रणाली या वर्किंग लिख सकते हैं अलग से। लिखिए, जब दहन कोष्ठ में
ईंधन का विखंडन कराया जाता है, दहन कोष्ठ में ईंधन का विखंडन कराया जाता है, तो अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। इस ऊष्मा को शीतलक ग्रहण करता है, इस ऊष्मा को शीतलक ग्रहण करता है और उसे हीट एक्सचेंजर की सहायता से हीट एक्सचेंजर को ऊष्मा विनिमायक भी लिख सकते हैं, हीट एक्सचेंजर की सहायता से बॉयलर में पहुंचाता है। बॉयलर में पानी गर्म होकर भाप में बदल जाता है, बॉयलर में पानी गर्म होकर भाप में बदल जाता है। यह भाप तीव्र वेग से टरबाइन से टकराता है, यह भाप तीव्र वेग से टरबाइन से टकराता है और टरबाइन के घूमने से जनरेटर में विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसको एक दो बार वीडियो देख के अच्छी तरह से समझ सकते हैं। फिगर को स्थिर से अध्ययन करने के बाद ये फिगर को भाषा से मिलाने के बाद और ज़्यादा डॉट क्लियर हो जाएगा। एक दो बार, अगर पहली बार वीडियो देखने से नहीं समझ में आए तो एक दो बार और देख लीजिए, जिससे कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।